जहानाबाद को 1 अगस्त 1986 को पुराने गया जिले से अलग करके बनाया गया था। यह 1872 से गया का एक उप विभाजन था। इस जिले के निर्माण के पीछे मुख्य उद्देश्य उग्रवाद की समस्याओं से निपटने के साथ साथ विकास की गति को तेज करना था। गरीबी, बेरोजगारी और अल्प विकास जहानाबाद जिले का भारत के इतिहास में एक निश्चित स्थान है। इसका वर्णन प्रसिद्ध पुस्तक आईने-ए-अकबरी में मिलता है। किताब में कहा गया है कि 17वीं सदी में ये जगह अकाल से बुरी तरह प्रभावित थी और लोग भूख से मर रहे थे। मुगल बादशाह औरंगजेब, जिसके समय में ये पुस्तक दोबारा लिखी गई थी, ने लोगों की राहत के लिए एक मंडी की स्थापना की और मंडी का नाम जहांआरा रखा। मंडी जहांआरा के सीधे नियंत्रण और देखरेख में थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने यहाँ काफी समय बिताया था। समय के साथ ये स्थान जहानराबाद और बाद में जहानाबाद के नाम से जाना जाने लगा। आज जहानाबाद अपनी खूबियों के लिए जाना जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। परंपरा और किंवदंतियाँ। हिंदू और बौद्ध जहानाबाद के इतिहास को अत्यंत पुरातन काल तक ले जाते हैं। ये जिला प्राचीन और मध्ययुगीन स्थलों, टीलों और खंडहरों से भरा पड़ा है, जिनमें से कुछ में काफी महत्व के पुरातात्विक अवशेष मौजूद हैं। जिले में जिन विभिन्न स्थानों से पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनमें बराबर, धाराउत और दबथू उल्लेखनीय स्थान पर हैं। जिले में सबसे पुराने पुरातात्विक अवशेष बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। बराबर पहाड़ियों के आकर्षण को उजागर करने का श्रेय प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखकी एम. फोस्टर को जाता है। उनकी ए पैसेज टू इंडिया बराबर पहाड़ियों के संदर्भ से भरी हुई है, जिसमें केवल पहाड़ियों और गुफाओं का नाम बदलकर मराबार कर दिया गया है। बराबर पहाड़ियां लगभग 14 कि.मी. दूर स्थित हैं। जहानाबाद जिले में मखदुमपुर रेलवे स्टेशन का पूर्व अपनी चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें उत्तर भारत में गुफा वास्तुकला का सबसे पहला उदाहरण माना जाता है। अशोक के शासनकाल के दौरान आजीविका संप्रदाय के तपस्वियों के लिए बराबर पहाड़ियों में गुफाओं की खुदाई की गई थी। इन्हें सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपर और लोमस ऋषि के नाम से जाना जाता है और इनकी खुदाई अत्यंत कठिन ग्रेनाइट में असीमित देखभाल के साथ की गई है और इन सभी की आंतरिक सतह पर उच्च पॉलिश है और ये कांच की तरह जले हुए हैं। बराबर पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में लगभग 1 किलोमीटर दूर नागार्जुनी पर्वतमाला में 3 खोदी गई गुफाएं हैं, जिनमें अशोक के पोते दशरथ के शिलालेख हैं। इन्हीं गोपी, वाह्यका और वेदथिका के नाम से जाना जाता है। अत्यंत मनोरम भव्यता और बीहड़ प्राकृतिक सुंदरता के लिए जिले में बहुत कम स्थानों की तुलना बराबर पहाड़ियों के उत्तरी भाग से की जा सकती है। दूर से बराबर और नागार्जुनी की जुड़वां पहाड़ियां क्षितिज की ओर धीरे धीरे फिसलते हुए एक ड्रैगन की तरह दिखती हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने बराबर पहाड़ियों को स्मारकों की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए यूनेस्को को एक प्रस्ताव भी भेजा है। बराबर पहाड़ियों से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में धराउत की पहचान गुनामती के बौद्ध मठ के स्थल के रूप में की गई है। धराउत की स्थिति न केवल चीनी तीर्थयात्री हवेन त्सांग द्वारा दिए गए यात्रा कार्यक्रम के विवरण से मेल खाती है, बल्कि खंडहरों का स्थान भी उनके विवरण से मेल खाता है। दक्षिण में धराउत में बंद कुनवा पहाड़ी की तलहटी में एक बड़ा तालाब है, जिसे चंद्रपोखर के नाम से जाना जाता है। टैंक का नाम उस किंवदंती को कायम रखता है कि इसकी खुदाई राजा चंद्रसेन द्वारा की गई थी। इसके उत्तर पूर्वी कोने में 2 आधुनिक मंदिरों में एक बार प्राचीन मूर्तियों का एक बड़ा संग्रह हुआ करता था। सबसे उल्लेखनीय 12 भुजाओं वाले अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की एक विशाल छवि थी, जिसे अब पटना संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। जहानाबाद में हुलासगंज से 6 किलोमीटर पूर्व में दबथू मुख्य रूप से अपनी नक्काशीदार छवियों और मंदिरों के खंडहरों के लिए जाना जाता है। एक प्रसिद्ध विद्वान और इतिहासकार F.H. हैमिल्टन ने 1811-12 में दबथू और आसपास के गांवों का दौरा किया। उनकी यात्रा वृतांत में एक जैन मंदिर, एक सूफी संत की समाधि और मंदिरों के आसपास हिंदू देवी देवताओं की कई छवियों सहित भव्य मंदिरों की जीर्ण शीर्ण संरचनाओं का वर्णन था। बुकानन एक विशाल मिट्टी के टीले की भी बात करते हैं, जो अभी भी विद्यमान है।
अब हैमिल्टन और बुकानन द्वारा वर्णित उन मंदिरों और मूर्तियों के बहुत कम अवशेष हैं। हालांकि प्राचीन मंदिरों के अवशेषों में अभी भी समय की मार से क्षत विक्षत और क्षत विक्षत देवताओं की छवियां देखी जा सकती हैं। जहानाबाद से लगभग 25 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में घेजन कई प्राचीन बौद्ध और ब्राह्मणवादी मूर्तियों के लिए जाना जाता है। उनमें से सबसे दिलचस्प एक बड़ा बैठा हुआ मुकुट है। वहां अवलोकितेश्वर की एक बड़ी मूर्ति भी थी जिसके शीर्ष पर एक शिलालेख था जिसमें कहा गया था कि यह स्थविर रत्न का उपहार था जो नालंदा से आए थे और इसे अपने 2 शिष्यों के लाभ के लिए समर्पित किया था। बौद्धिस्ट मूर्तिकला का ये टुकड़ा तब से पटना संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। किंवदंती के अनुसार कहा जाता है कि बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए गया जाते समय कुछ दिनों के लिए गांव में रुके थे। उन्होंने गांव में शिष्यों के एक चुनिंदा समूह को उपदेश भी दिया था। बाद में मगध के सम्राट बिंबिसार ने बुद्ध की यात्रा की स्मृति में गांव में एक मठ की स्थापना की। गांव में एक प्राचीन ईंट मंदिर के खंडहर भी मौजूद हैं और वहां एक मंदिर भी है जिसमें तारा की एक बड़ी खड़ी मूर्ति है जिसे अब भगवती के रूप में पूजा जाता है। ऐसे समय में जब निहित स्वार्थ देश में उन्माद फैलाने के लिए काम कर रहे हैं, जहानाबाद के काको में एक छोटी विनीत दरगाह मुस्लिम और हिंदू दोनों समुदायों के हजारों भक्तों के लिए सामाजिक सद्भाव और शांति के प्रतीक के रूप में खड़ी है। बीबी कमाल ने रूढ़िवादिता के विरोध में धार्मिक सहिष्णुता और प्रेम का प्रचार किया। उसके लिए ईश्वर एक ही था और संसार ईश्वर का प्रतिबिंब था जो हर चीज में व्याप्त है। लोग अपनी आस्था की परवाह किए बिना बीबी कमाल की दरगाह पर जाते हैं। बीबी कमाल का उर्स हर साल नवंबर में होता है जब उनका आशीर्वाद लेने वाले भक्तों के बीच पके हुए चावल वितरित किए जाते हैं।